आशीर्वाद देने के बाद हर्षवर्धन ने तो दिव्यांश को गले ही लगा लिया और दिव्यांश ने भी अपने चाचू को कसकर गले लगा लिया। हर्षवर्धन ने धीरे से कान में कहा, तो मिल गई तेरी शिकंजी तुझे। शिकंजी सुनकर दिव्यांश के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। ए फ्लैट आगे शिवाय उनके पास आ गया और बोला, अगर आपको अपने फेवरेट भतीजे को गले लगाने से फुर्सत मिल गई हो तो जरा इस नाचीज के बारे में भी सोच लो। मैं भी कितनी देर से अपनी छुई मुई का इंतजार कर रहा हूँ। जरा पंडित जी को थोड़ी सी रिश्वत दीजिए ताकि वह मुझे और छुई मुई को भी मंडप में आने के लिए कहे। थोड़ी देर बाद शिवाय भी मंडप में बैठता हुआ शादी की रस्में कर रहा था। शिवाय की शादी हो रही है, ये बात रघुवंशी फैमिली को पच नहीं रही थी क्योंकि शिवाय शादी के लिए बना ही नहीं था, लेकिन अचानक ही उसकी जिंदगी में आर्या आ गई और आर्या के आने से शिवाय काफी हद तक बदल गया था। वरना शिवाय हमेशा ही शादी नाम के झमेले से दूर ही रहता था, लेकिन शिवाय उसने तो हर्षवर्धन की शादी में ही आर्या से शादी कर ली थी। अब तो वह दुनिया को दिखाने के लिए शादी कर रहा था। सब बैठे हुए थे और तभी शौर्य जाकर हर्षवर्धन के पास बैठ गया। हर्षवर्धन ने कहा, शौर्य यकीन नहीं आता तुम्हारा दोस्त शादी कर रहा है, वह भी तुम्हारी बहन से, जबकि इसकी तो वह अमेरिकन ब्यूटी थी ना, उससे ब्रेकअप हो गया इसका। इस पर शौर्य ने कहा, कौन अमेरिकन ब्यूटी? दिव्यांश ने भी कहा, अरे वह लड़की थी ना जिसे उसने पूरे कॉलेज में बता रखा था कि वह शिवाय की गर्लफ्रेंड है और इसीलिए शिवाय किसी का प्रपोज एक्सेप्ट नहीं करता था। विराज ने भी दिव्यांश की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ शौर्य थी ना एक अमेरिकन ब्यूटी, क्या नाम था उसका? हाँ नायरा या लायरा ऐसा ही कुछ नाम था। पूरे कॉलेज को तो पता है कि शिवाय की अमेरिकन गर्लफ्रेंड है। इस पर शौर्य ने अपने माथे पर हाथ मार कर कहा, इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, आपको लगता भी है कि कोई गर्लफ्रेंड इसके साथ टिक सकती है? शौर्य की बात सुनकर सब हैरानी से शौर्य को देखने लगे। शौर्य ने अपनी बात जारी करते हुए कहा, अरे चाचू वह तो ये लड़कियों से बचने के लिए झूठ बोलता था ताकि कोई लड़की इसे प्रपोज ना करे, फिर भी ना जाने कितनी ही लड़कियों ने इसे ऑफर दिया है, यहाँ तक कि वन नाइट स्टैंड का भी ऑफर मिला हुआ है। अब सबसे बचने के लिए कुछ तो कहता ही ना, इसलिए हर लड़की को यही कहता था कि उसकी अमेरिका में गर्लफ्रेंड है। बहुत सारी लड़कियां मान लेती थी और बहुत सारी लड़कियों को इस पर शक भी होता था, लेकिन बेचारी करती भी क्या, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था कि शिवाय झूठ बोल रहा है। शौर्य की बात सुनकर सबके मुंह खुला के खुला रह गए। हर्षवर्धन ने एक नजर शिवाय को देखा जो मंडप में बैठा हुआ पंडित जी की बात मानकर अग्निकुंड में आहुति दे रहा था। हर्षवर्धन ने हैरानी से कहा, ये लड़का कब क्या करता है किसी को कुछ नहीं पता, और मुझे लगा कि रघुवंशी फैमिली में एक अमेरिकन लड़की आएगी और अब पता चल रहा है कि अमेरिकन लड़की तो है ही नहीं, ये लड़का है कि क्या है? सच में पता नहीं भाभी ने क्या खाकर पैदा किया है। मैं तो सोचता हूँ अगर मेरा बेटा इसके जैसा हो गया मैं तो पागल हो जाऊंगा। मैं तो एक ही शिवाय से इतना परेशान हूँ, अगर घर में दो शिवाय हो गए मुझे तो संन्यास लेना पड़ेगा। हर्षवर्धन की बात सुनकर सब हंसने लगे, लेकिन हर्षवर्धन ये सारी बातें बहुत हैरानी और सीरियस होकर बोल रहा था। उसे सच में यकीन नहीं था कि शिवाय पिछले 3 साल से अमेरिकन ब्यूटी के नाम से झूठ बोल रहा है। वहीं दूसरी तरफ रणविजय सिंह राणा, सरफराज, बलराज तीनों ही कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। तीनों के हाथ में ही ड्रिंक थी और तीनों ने ही धमाका करने का प्लान बनाया हुआ था। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का गेट खुला, तीनों ने नजर उठाकर कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ देखा तो नैना कपूर खड़ी थी। नैना कपूर अंदर आई और उन सब के साथ बैठते हुए बोली, मुझे क्यों बुलाया है? इस पर रणविजय सिंह ने कहा, तुम्हारा और हमारा दुश्मन एक ही है। वैसे तो तुम्हारे बिना भी हम अपने दुश्मनों को निपटा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए एक ऑफर है। इतना कहकर रणविजय सिंह ने नैना कपूर को कुछ समझाया। नैना कपूर ने सारी बातें सुनकर रणविजय सिंह राणा को देखकर कहा, ये सब करने में मेरा क्या फायदा? तुम्हें तो राजपूत हवेली चाहिए और शौर्य का सारा बिजनेस, लेकिन मैं तुम्हारा साथ क्यों दूं? रणविजय सिंह ने कहा, नैना कपूर शायद तुम भूल रही हो, तुम्हारे अबॉर्शन की रिपोर्ट अब भी हर्षवर्धन के पास है। क्या तुम्हें वह रिपोर्ट नहीं चाहिए या तुम्हारा हीरोइन बनने का सपना खत्म हो गया? तुम हमारा साथ नहीं देना चाहती तो यहाँ से जा सकती हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हर्षवर्धन ने अगर पलटकर वार किया तो सबसे पहले तुम्हारे अबॉर्शन की रिपोर्ट मीडिया के पास जाएगी। नैना कपूर को शिवाय और दिव्यांश का किया हुआ बिहेवियर याद था। उसने भी कुछ सोचकर रणविजय सिंह राणा का साथ देने की डील एक्सेप्ट कर ली। वैसे भी नैना कपूर ने नित्या से वादा किया था कि वह राजवीर को उसके सामने लाकर खड़ा कर देगी और अगर वह रणविजय सिंह का साथ देगी तो नित्या को राजवीर मिल जाएगा और वह अपनी बेइज्जती का बदला ले लेगी और उसे अपनी अबॉर्शन की रिपोर्ट हर्षवर्धन से निकलवानी भी थी। यही सब सोचकर नैना कपूर ने रणविजय सिंह के ऑफर को हाँ कह दी। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का गेट फिर खुला, सामने अभय और अजय खड़े हुए थे। अजय और अभय भी आकर उनके साथ बैठ गए। सरफराज ने अजय की तरफ देखकर कहा, कितना काम हो गया? अजय ने कहा, काम तो सारा हो गया है, जब तुम लोग कहोगे तभी प्लेन को एग्जीक्यूट कर देंगे। इतना कहकर अजय ने लैपटॉप खोला और उसे चला दिया। लैपटॉप की स्क्रीन पर शिवाय की शादी चल रही थी, जिसे देखकर रणविजय सिंह के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने लैपटॉप की स्क्रीन को देखते हुए कहा, क्या लगता है सरफराज इसकी शादी होने दे या नहीं? सरफराज ने कहा, मैं नहीं चाहता कि इन दोनों की शादी हो जाए। इन दोनों की शादी से पहले ही हमें अपने प्लान को अंजाम देना होगा। रणविजय ने कहा, ठीक है इन दोनों की शादी नहीं होगी, लेकिन थोड़ा खुश तो इन्हें होने दो। मेरी सो कॉल्ड बेटी आर्या और इसकी छुई मुई को मंडप तक तो आने दो, फिर खेलते हैं मौत की होली। आज तो जाने जाकर रहेगी और कोई किसी को नहीं बचा पाएगा। और यह शिवाय इसे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बहुत जुबान चलती है इसकी, लेकिन पहले इसके सामने इसके चाचू को मारेंगे, इसकी छुई मुई को मारेंगे, उसके बाद इसकी जान लेंगे। मैं शिवाय को तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। इसने मेरा कॉलर पकड़ा था ना, मैं इसकी सांस ही पकड़ लूंगा। वहीं दूसरी तरफ शिवाय भी मंडप में बैठा हुआ अपनी छुई मुई का इंतजार कर रहा था। शिवाय के दिल की धड़कनें भी तेज तेज भाग रही थी। शिवाय को एक अजीब सा डर लग रहा था, लेकिन फिर उसे लगा शायद इस सिचुएशन में उसे डर लग रहा है, जबकि उसका डर उसे वार्न करने आया था। पंडित जी ने भी आर्या को आने के लिए कह दिया था। तभी शिवाय ने आंखों से इशारा करके वरदान को अपने पास बुलाया। वरदान भी शिवाय की बात समझकर उसके पास चला गया। वरदान ने धीरे से शिवाय के कान में कहा, क्या हुआ?
शिवाय ने इस पर वरदान से कहा, पापा जी मुझे डर लग रहा है। ये बात सुनकर वरदान के चेहरे पर हंसी आ गई और फिर उसने शिवाय की शक्ल देखकर कहा, तुम्हें भी डर लगता है? तुम्हें भी घबराहट होती है? ये तो बड़ी अनोखी बात है। इस पर शिवाय ने सीरियस होते हुए कहा, पापा समझ नहीं रहे, मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। इस पर वरदान ने फिर से हंसते हुए कहा, इस सिचुएशन में हो जाती है। जब मैंने वंशिका से मंदिर में शादी की थी तब मैंने ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, लेकिन तब भी मुझे बहुत घबराहट हो रही थी और तुम्हारे सामने तो यह इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, तुम्हारी घबराहट समझ सकता हूँ। शिवाय ने कहा, पापा ये बताए सिक्योरिटी टाइट है कि नहीं? अब जाकर वरदान थोड़ा सीरियस हुआ। वरदान ने कहा, शिवाय सब कुछ ठीक है, तुम फेरों पर ध्यान दो। शिवाय ने कहा, नहीं आप मुझे मेरा फोन लॉक कर दीजिए, दिव्यांश के पास होगा। वरदान कुछ बोलता उससे पहले ही शिवाय ने मंडप से ही दिव्यांश को आवाज लगाकर कहा, दिव्यांश यहाँ आओ। दिव्यांश भी शिवाय के पास चला गया। शिवाय ने कहा, दिव्यांश मेरा फोन कहाँ है? दिव्यांश बोला, शायद विराज के पास होगा, लेकिन हुआ क्या, तू अभी फोन का क्या करेगा? देख इतनी मुश्किल से तो ये दिन आया है और यहाँ भी तो फोन पर लगा हुआ है, शादी कर ले उसके बाद आराम से फोन में बैठकर शॉट देखना। शिवाय की घबराहट बढ़ती जा रही थी। शिवाय को सॉलिड वाइब्स आ रही थी कि कुछ गलत होने वाला है। शिवाय ने कहा, दिव्यांश पापा मैं सच कह रहा हूँ, कुछ गड़बड़ होने वाली है। जब भी कुछ गड़बड़ आती है मेरे रोंगटे खड़े होते हैं और देखो मेरे रोंगटे अब भी खड़े हो रहे हैं। इस पर दिव्यांश ने शिवाय का मजाक बनाते हुए कहा, अरे सिचुएशन ही ऐसी है, मैं भी जब यहाँ बैठा था मुझे भी बहुत घबराहट हो रही थी। शिवाय कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी नजर सामने गई जहाँ से आर्या ब्राइडल लहंगा पहने हुए आ रही थी। आर्या इस वक्त बहुत सुंदर लग रही थी। शिवाय ने आर्या को भी ऐसे नहीं देखा था जैसे जैसे आर्या शिवाय के करीब आ रही थी। शिवाय की तो जैसे सांस ही अटक रही थी। दिव्यांश ने फिर शिवाय के कंधे पर हाथ मार कर कहा, अरे कुछ नहीं, घबराहट हो ही जाती है तो परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है, मैं हूं ना, तू बस अपनी और आर्या की शादी पर ध्यान दे। वरदान ने भी शिवाय को समझाते हुए कहा, शिवाय टेंशन मत लो, मेरे पास अब भी वो हथियार रखे हुए हैं, कुछ होगा तो सालों को देख लेंगे, तुम बस शादी पर ध्यान दो। शिवाय ने अपनी घबराहट कंट्रोल कर ली और दिव्यांश और वरदान की बात मान ली। दिव्यांश वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गया। धीरे धीरे आर्या भी आकर मंडप में बैठ गई। शिवाय ने आर्या को देखा और एक मुस्कुराहट पास कर दी, लेकिन उसके दिल में हजार तूफान चल रहे थे। उसे लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने वरदान और दिव्यांश से बात करके देख लिया था। बचा राजवीर। शिवाय को राजवीर पर बहुत भरोसा था और वह जानता था राजवीर किसी भी बात को हल्के में नहीं लेता, इसलिए उसने अपनी नजर हाल में दौड़ाई, लेकिन उसे राजवीर कहीं नहीं दिखाई दिया। वही मंडप में पंडित जी भी शिवाय और आर्या से पूजा की विधि संपूर्ण करवा रहे थे, लेकिन शिवाय का ध्यान बस राजवीर में था। लेकिन वह राजवीर को अपने पास बुलाए कैसे? उस हाल में भी राजवीर दिखाई नहीं दे रहा था और वह जानता था अगर उसने दिव्यांश या विराज से राजवीर को बुलाने के लिए कहा तो वह फिर से उसे समझा देंगे। कुछ सोचकर शिवाय ने धीरे से आर्या से कहा, आर्या तुम अपना फोन लेकर आई हो? ये सुनकर आर्या ने हैरानी से शिवाय को देखा, जैसे कहना चाहती हो, मंडप में फोन को लेकर कौन आता है? शिवाय आर्या की बात समझता हुआ बोला, मुझे लगा शायद तुम ले आई हो। तुम छोटी हो ना, शायद कोई बचपना कर दिया हो, लेकिन आज तो तुम मैच्योरिटी दिखा रही हो। छुई मुई मुझे राजवीर से बात करनी है, बहुत जरूरी बात करनी है, क्या करूं? तुम ही अपना दिमाग लड़ा दो। हाँ जानता हूँ तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, लेकिन जितना भी है कोशिश करो, शायद तुम ही मुझे कुछ आइडिया दे दो। शिवाय की बेतुकी बातें सुनकर तो आर्या हैरानी से शिवाय को ही देखती रही। आर्या हैरानी से शिवाय को देखती ही रही और शिवाय भी एक उम्मीद भरी नजरों से आर्या को देखता रहा, जैसे वह आर्या से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांग रहा हो। आर्या ने पंडित जी की तरफ देखा और इशारों में फोन मांगा। पंडित जी ने भी हैरानी से आर्या को देखा और फिर अपनी कुर्ते की जेब में से फोन निकालकर उसका लॉक खोलकर आर्या को दे दिया और आर्या ने फोन शिवाय के हाथ में थमा दिया। फोन लेते ही शिवाय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने आर्या को देखकर एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, छुई मुई अकल तो है तुम्हारे अंदर, डिसीजन गलत नहीं है मेरा। ये सुनते ही आर्या को गुस्सा आया, लेकिन वह सिचुएशन ऐसी थी कि वह गुस्सा भी नहीं कर सकती थी। शिवाय ने फिर पंडित जी को देखकर कहा, पंडित जी बहुत जरूरी कॉल करनी है, आगे के मंत्र थोड़ी देर में बोलना। शिवाय ने फोन सीधा राजवीर को किया। राजवीर ने पहली बार तो कॉल उठाया नहीं, लेकिन शिवाय भी 2-3 बार कॉल करता ही रहा और फाइनली चौथी कॉल में राजवीर ने शिवाय का कॉल रिसीव कर लिया। शिवाय ने कहा, सीनियर जहाँ कहीं भी हो मेरे पास आओ। राजवीर पहले ही अपने और रूही के रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन फिर भी उसने अपनी परेशानी को साइड में रखा और शिवाय के कहे अनुसार पार्टी हॉल में आ गया और फिर सीधा मंडप की तरफ बढ़ गया। राजवीर ने अपने शूज रिमूव किए और मंडप में चला गया और जाकर शिवाय के पास बैठ गया। शिवाय ने अग्नि कुंड में आहुति देते हुए कहा, सीनियर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ होने वाला है। राजवीर ने कहा, शिवाय मैं सिक्योरिटी देखकर आता हूँ। शिवाय ने एक बार फिर पार्टी हॉल में नजर घुमाई और फिर राजवीर के कान में कहा, सिक्योरिटी भी देखो और यह भी देखो कि कहीं कोई स्ट्रेंजर हमारी पार्टी में तो नहीं है। राजवीर ने कहा, लेकिन शिवाय इतने सारे लोगों में मैं किसी स्ट्रेंजर को कैसे ढूंढ लूंगा? शिवाय ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा ठीक है, तुम बस ये देख कर आओ, सिक्योरिटी टाइप तो है ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? राजवीर ने कहा, ठीक है मैं देख कर आता हूँ, लेकिन तुम फेरों पर ध्यान दो। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर वहाँ से चला गया। राजवीर सीधा गार्डन में आया और आसपास नजर घुमा कर देखने लगा। राजवीर को सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। राजवीर भी समझ रहा था कि हर्षवर्धन रघुवंशी के दुश्मन इस सिचुएशन का फायदा तो जरूर उठाएंगे, खासकर वह रणविजय सिंह राणा और सरफराज। राजवीर ने डैनी को अपने पास बुलाकर पूछा, डैनी क्या सब कुछ ठीक है? डैनी ने कहा, हाँ सब कुछ ठीक है। फिर कुछ सोचकर बोला, देखो राजवीर यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हें अपनी बॉडीगार्ड की आइडेंटिटी चेक कर लेनी चाहिए।
तुम लोग ऐसे ही किसी को भी बॉडीगार्ड अपॉइंट कर लेते हो। ये सुनते ही राजवीर की आंखें फैल गईं। राजवीर ने कहा, क्या कहना चाहती हो तुम? मैं समझा नहीं। डैनी ने कहा, मैंने इस पार्टी में 2 बॉडीगार्ड ऐसे देखे हैं जो बारात के साथ आए हैं, लेकिन वो यहाँ के नहीं लगते। वह साउथ इंडियन है और उन्हें हिंदी भी बोलनी नहीं आती। ये सुनते ही राजवीर की आंखें और ज्यादा फैल गईं। राजवीर ने अपने एक बॉडीगार्ड से गन ली और उसे लोड करके कहा, डैनी कहाँ है वह आदमी? मुझे लेकर चलो। हमने ऐसा कोई बॉडीगार्ड अपॉइंट नहीं किया। ये सुनते ही डैनी भी शॉक्ड हो गया और राजवीर को एक इशारा किया। राजवीर डैनी के पीछे पीछे चला गया। डैनी और राजवीर उन 2 आदमियों को ढूंढ रहे थे, लेकिन वह दोनों ही आदमी पूरे पार्टी हॉल में कहीं नहीं मिले। अब तो राजवीर का शक धीरे धीरे यकीन में बदल गया कि हो ना हो रणविजय सिंह राणा और सरफराज ने अपना प्लान एग्जीक्यूट कर दिया है, लेकिन वह करना क्या चाहते हैं? ये सोच सोच कर राजवीर का दिमाग खराब हो रहा था। पसीने तो डैनी को भी आ गए थे, लेकिन फिलहाल डैनी और राजवीर दोनों ही कुछ कर नहीं सकते थे। दोनों ही राजावत हाउस में उन दोनों बॉडीगार्ड को ढूंढ रहे थे और उन दोनों बॉडीगार्ड का कोई अता पता नहीं था। वही सरफराज और रणविजय सिंह राणा के साथ सब लैपटॉप पर नजर बनाए बैठे हुए थे। शिवाय और आर्या के फेरे हो रहे थे। रणविजय सिंह राणा ने कहा, फेरे तो होंगे लेकिन विदाई नहीं होगी। रणविजय सिंह राणा ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करके कहा, हर्षवर्धन को गोली मार दो। इंस्ट्रक्शन देकर रणविजय सिंह राणा ने फोन कट कर दिया और उसके चेहरे पर एक जीत की मुस्कुराहट आ गई और उसने फिर सरफराज को देखकर डेविल स्माइल के साथ कहा, रघुवंशी परिवार खत्म। हर्षवर्धन के मरते ही सारे भाई अपना आपा खो देंगे। वही पार्टी में आर्या और शिवाय के फेरे हो चुके थे। शिवाय ने आर्या की मांग में सिंदूर भी भर दिया था। पंडित जी के कहने के अनुसार शिवाय ने मंगलसूत्र भी आर्या को पहना दिया था। मंगलसूत्र पहनाते ही शिवाय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और तभी उसकी नजर हर्षवर्धन पर गई, जिस पर एक रेड कलर की लाइट पॉइंट हो रही थी। हर्षवर्धन भी मुस्कुराकर शिवाय को देख रहा था। शिवाय की आंखें फैल गई। शिवाय को समझते देर नहीं लगी कि कोई हर्षवर्धन को शूट की कोशिश कर रहा है। शिवाय मंडप से खड़ा हुआ। उसने जल्दी से अपनी फूलों की माला फेंक दी और भागता हुआ हर्षवर्धन के पास गया। हर्षवर्धन हैरानी से शिवाय को देख रहा था। शिवाय ने हर्षवर्धन को गले लगाकर पलट दिया और गोली जाकर सीधा शिवाय की कमर पर लगी। वह एक साइलेंट रिवॉल्वर थी। हर्षवर्धन को समझ नहीं आया कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, और तभी उसने अपने हाथ में खून महसूस किया। हर्षवर्धन चिल्लाकर बोला, दिव्यांश, किसी ने शिवाय को गोली मार दी। ये सुनते ही हर्षवर्धन के सारे बॉडीगार्ड हरकत में आ गए। पार्टी में अफरा तफरी मच गई, सब भागने लगे। वही मंडप में शिवाय को देखकर आर्या लंबी लंबी सांस लेने लगी और वही बेहोश होकर धड़ाम से गिर पड़ी। गोली कहाँ से चली थी किसी को नहीं पता था, लेकिन दिव्यांश ने जल्दी से दृष्टि को कवर किया और एक टेबल के पीछे बैठ गया। वहीं विराज ने भी देव को गोद में लिया हुआ था और वीरा को कसकर पकड़ा हुआ था और वह भी एक पिलर के पीछे चुपचाप बैठा हुआ था। पूरी पार्टी में आदमी इधर उधर भाग रहे थे। वरदान भी आर्या को देखकर जल्दी से मंडप पर गया और उसने आर्या को जगाने की कोशिश की और तभी वंशिका भी रोते रोते मंडप में आ गई। वरदान चिल्लाकर कहा, डैनी कहाँ हो तुम? अभी राजवीर और डैनी भी अपनी गन लेकर पार्टी हॉल में आए। पार्टी हॉल का नजारा देखकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया। वही सांझ भी हॉल के बीचों बीच अपना टेडी बियर लेकर खड़ी थी। उसके दिमाग की हालत पहले ही ठीक नहीं थी, बाकी वही ये सब भाग दौड़ देख रही थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और तभी एक और गोली चली जिसकी आवाज पार्टी हॉल में सबको सुनाई दी। वह गोली किसी इंसान पर नहीं बल्कि झूमर पर चलाई गई थी और सांझ उसी झूमर के बिल्कुल नीचे नहीं खड़ी थी। राजवीर ने जब झूमर को गिरते हुए देखा तो भागता हुआ सांझ के पास गया और उसने सांझ का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और झूमर सीधा सांझ और राजवीर के पैरों पर जाकर गिरा, जिसकी वजह से सांझ की चीख निकल गई और वह वहीं बेहोश हो गई। झूमर के गिरने से सांझ के सिर पर चोट भी आई। वही शौर्य भी पीहू को गोद में लेकर एक कोने में बैठा हुआ था। शौर्य के पास हीर थी। शौर्य ने पीहू को हीर की गोद में देते हुए कहा, सिंड्रेला चाची, घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आप यही रहना, कहीं जाना मत, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर शौर्य उठने लगा तो हीर ने आंखों में आंसू ले शौर्य की कलाई पकड़कर कहा, शौर्य भैया कहीं मत जाए, पता नहीं क्या हो रहा है। शौर्य ने कहा, सिंड्रेला चाची समझने की कोशिश कीजिए, ये सब ठीक करना होगा वरना धीरे धीरे हालात और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। इतने में पूरा पार्टी हॉल खाली हो चुका था। जितने भी मेहमान थे वो सब गार्डन में भाग गए थे। शौर्य और दिव्यांश दोनों ही इस वक्त एक पिलर के पीछे छुपकर देख रहे थे। सारे मेहमान जा चुके थे, लेकिन 2 आदमी जिन्होंने बॉडीगार्ड की ड्रेस पहनी हुई थी वह वही थे, लेकिन वो बाकी के बॉडीगार्ड से एकदम अलग नजर आ रहे थे। दोनों ही साउथ इंडियन लग रहे थे। दोनों को देखकर शौर्य और दिव्यांश समझ गए हो ना हो ये दोनों बॉडीगार्ड नहीं है। शिवाय ने दिव्यांश को इशारा किया और दोनों ने ही उन 2 बॉडीगार्ड की गर्दन पकड़ ली और तभी वहां डैनी आया और उन दोनों पर गन पॉइंट करके बोला, कौन हो तुम दोनों? लेकिन वो दोनों बॉडीगार्ड कुछ बोलते उससे पहले ही एक गोली चली जो विराज की बाजू पर लगी। विराज की गोद में देव था, वो गिर जाता, लेकिन उससे पहले ही वीरा ने देव को संभाल लिया और विराज वहीं खड़ा खड़ा बैठ गया। तभी डैनी ने उन दोनों बॉडीगार्ड को पॉइंट करके बोला, अपने आदमी को बोलो गोली चलाना बंद कर दे, वरना इस बार गोली तुम्हारे सिर के आर पार होगी। गोली कहाँ से चल रही थी किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। हंसता खेलता माहौल तनाव में बदल चुका था। तभी एक और गोली चली जो शौर्य को लग जाती, लेकिन दिव्यांश ने शौर्य को झुका दिया। राजवीर ने जहां से गोली चली थी उस डायरेक्शन में देखा तो एक आदमी पिलर के पीछे खड़ा होकर शूट कर रहा था। राजवीर के पैर में चोट लगी थी और उसने लेटे लेटे ही निशाना लगाते हुए 2 गोली उस शूटर को मार दी। इतने में डैनी ने उन दोनों बॉडीगार्ड को फिर से पॉइंट करके कहा, क्या तुम्हारा और भी कोई साथी है? लेकिन वो बॉडीगार्ड तो जैसे बोल ही नहीं रहे थे। इस बार डैनी को गुस्सा आ गया और उसने गन एक बॉडीगार्ड के पैर पर चला दी और तभी दूसरा बोला, नहीं हमारा और कोई साथी नहीं है।
लेकिन डैनी मानने वाला नहीं था। उसने एक और गोली दूसरे बॉडीगार्ड के पैर पर चला दी। वही रूही उन दोनों बॉडीगार्ड को देख रही थी और चक्कर खाकर बेहोश हो गई। रूही जैसे ही जमीन पर गिरी सबका ध्यान रूही पर गया। रूही को ऐसे देखकर राजवीर चिल्लाकर बोला, रूही। लेकिन तब तक रूही बेहोश हो चुकी थी। राजवीर ने जैसे तैसे सांझ को खुद से दूर किया, लेकिन सांझ भी बेहोश थी। सांझ और राजवीर दोनों के पैरों में काफी चोट लग गई थी, लेकिन राजवीर ने अपने पैर की चिंता न करते हुए जल्दी से रूही के पास गया। राजवीर ने आसपास नजर दौड़ाई तो उसकी आंखों से आंसू बहे बिना नहीं रहे। हर्षवर्धन शिवाय को पकड़कर बेसुध सा बैठा हुआ था। वीरा जैसे तैसे विराज को संभाल रही थी। विराज भी बेहोश हो चुका था। वंशिका और वरदान दोनों ही आर्या को जैसे तैसे संभाल रहे थे। ही रूही को खुद से चिपकाए हुए रो रही थी। दृष्टि की हालत भी ठीक नहीं थी। राजवीर अपनी आंखों के सामने राजावत परिवार और रघुवंशी परिवार को बिखरता हुआ देख रहा था। उसने